हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रेप अल्फा में। दोस्तों, आज UPSSC पैट 2025 का फर्स्ट डे एग्ज़ाम हो चुका है। 6 सितंबर 2025 है। तो यहाँ पर इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ DI के। तो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। 20 क्वेश्चन जो मैथ के DI से क्वेश्चन आते हैं, बढ़िया DI आई थी। हर साल पैट के पेपर में DI के क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा रहता है। यहाँ पर मॉडरेट लेवल की DI आई थी। और जो कल जिनका पेपर है 7 सितंबर 2025 को जिनका पेपर है ना, वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इसी प्रकार की DI आपके पेपर में पूछी जाने वाली है। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। एक भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं है और हर क्वेश्चन को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने पूरा डिटेल सॉल्यूशन बनाया है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। एक रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इसी प्रकार के स्टडी के वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। और एक बात, दोस्तों को शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को और वीडियो को लाइक भी करें। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पर मुझे पहला क्वेश्चन DI का ही मिला है। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, डाइनिंग टेबल और बुक रैक अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना। ठीक है, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस का जो औसत ज्ञात करना किनका, डाइनिंग टेबल और बुक रैक। डाइनिंग टेबल कहाँ है, ये डाइनिंग टेबल बना हुआ है और ये है बुक रैक ग्राफ के अनुसार। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। इतना बड़ा कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा मैं नहीं दिखा सकता, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल का जो अंकित मूल्य हमें दिया है वो 10,000 रुपये दिया है। और बुक रैक का जो अंकित मूल्य दिया है वो 7,000 रुपये दिया है। और ये कह रहा अंकित मूल्य का औसत ज्ञात करना है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, आया 17,000। औसत का मतलब होता है कुल संख्याओं का योग। ठीक है, संख्याओं का योग, कोई भी औसत निकालना हो, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। कितनी संख्याएं हैं, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों का हमने योग तो कर लिया। संख्या कितनी है, 1 और 2। तो 17,000 का भाग 2 में करेंगे, 8,500 रुपये आ जाएगा। यानी A नंबर इसका ऑप्शन सही था। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा था, एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। ठीक है, कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य है उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। और दुकानदार कंप्यूटर के अंकित मूल्य पर 15% की छूट भी देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है और जो लाभ और हानि होता है हमेशा आपका क्रय मूल्य पर होता है। ये आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो कंप्यूटर का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। कंप्यूटर का लाभ परसेंटेज कितना हुआ। चलिए इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर मैं कर रखा है। कंप्यूटर का जो हमें दिया था, जो वैल्यू दी थी 15,000 रुपये, मतलब अंकित मूल्य दिया था 15,000 रुपये। कंप्यूटर का कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पहली लाइन में कि यदि कंप्यूटर का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है। अगर यानी कि हम CP निकाल सकते हैं। CP कैसे निकालेंगे, CP निकालना का मतलब क्या कह रहा है उसने कि अंकित मूल्य जो है 20% अधिक है किससे, CP से। यानी कि CP का 120% अगर बराबर कर दे 15,000 के, तो CP निकल आएगा अपना। ये अंकित मूल्य है कुल मिला के। तो यानी 120% बराबर 15,000 कर दिया। 100% बराबर की वैल्यू आ गई 12,500। और जो 100% की वैल्यू यही अपना CP है, तो CP आ गया। अब छूट दी थी 15%। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है छूट 15% है। ठीक है, 15% की छूट है तो सेलिंग प्राइस आराम से निकल आएगा। कैसे, हमेशा जो है अंकित मूल्य में छूट दी जाती है। तो अंकित मूल्य का 85% निकाल लेंगे सीधे डायरेक्ट जो है सेलिंग प्राइस। तो 15,000 गुणे 85/100, 12,750 रुपये आ गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत का मतलब होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ पर इससे हमने निकाल लिया और 2% इसका सही जवाब है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, डाइनिंग टेबल का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के अनुपात जो है 4:5 दिया। ठीक है, यदि दुकानदार को 25% का लाभ मिलता है तो डाइनिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल का जो SP और MP यानी कि सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का जो अनुपात दिया है 4:5 हमें सवाल में दिया गया। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया है 25%। ठीक, क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत भी दे दिया। तो हमें निकालना क्या है, CP की वैल्यू निकालना है। अब देखिए CP की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं यहाँ से।
मैंने क्या किया, देखिए 25% लाभ दिया, यानी कि 125% बराबर क्या होगा, जब सीपी में हम लाभ जो है लाभ का परसेंटेज कर देंगे, लाभ भी जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा, सीपी प्लस लाभ या हानि जो होता है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। ठीक है, इसलिए 125% बराबर हमने सीधे कर दिया सेलिंग प्राइस के, यानी कि 4 यूनिट के। तो 100% के बराबर क्या हो जाएगा, 16/5 यूनिट डायरेक्ट निकल आया। ठीक है, अब चूंकि उसने 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 5 यूनिट की वैल्यू कहाँ दे रखी है, डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य, यहाँ पर देखिए डाइनिंग टेबल, ये है डाइनिंग टेबल, इसका अंकित मूल्य 10,000 दे रखा, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी 10,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, तो 16/5 यूनिट की वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, 64,000 रुपये आ जाएगी। तो तीसरे क्वेश्चन का सही जवाब था डी नंबर, 64,000 रुपये। ना समझ में आया हो दोबारा देख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, सीधे जो है लाभ प्रतिशत दिया था, सीपी में जब लाभ जोड़ेंगे तो वह एसपी बन जाता है, बस उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया गया है। 125% बराबर मैंने सीधे डायरेक्ट जो है एसपी कर दिया। यहाँ पर एक चीज़ और की जा सकती थी, जैसे 5 यूनिट बराबर 10,000 कर देते, फिर 4 यूनिट का मान निकाल लेते, 8,000 आ जाता, और इसके बाद फिर वही कहानी करते कि जो यहाँ पर 125% बराबर 8,000 है, तो 100% का मान 125 गुणा 100, बात वही होती, आना 6400 ही रुपये था। आप चाहे जैसे क्वेश्चन को लगा लीजिए। ठीक है, मैंने इस प्रकार से लगा दिया, आप किसी और तरीके दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, देखिए यदि सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 3:4 है, सेल फोन की बात कर रहा है, कहाँ है सेल फोन, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में सेल फोन, हाँ पहला वाला नंबर है सेल फोन का, 8,000 रुपये इसकी मार्क प्राइस है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पर सेल फोन के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात उसने दे दिए 3:4। दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ 1,200 रुपये, तो दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट की गणना करना, छूट हमेशा अंकित मूल्य में दी जाती है, इस बात का याद रखिएगा। अब देखिए यह है चौथा नंबर का सॉल्यूशन, सेल फोन का जो सीपी और एमपी का जो अनुपात दिया है 3:4 दे दिया हमें। ठीक है, लाभ दे दिया 1,200 रुपये, परसेंटेज नहीं दिया है, सिर्फ रुपये में दे दिया है, और छूट हमें बताना है, यानी हमने एक्स मान लिया छूट को। ठीक है, अब सेल फोन का अंकित मूल्य कितना दिया है, तो 800 रुपये ग्राफ में दिया है, यानी कि जो अंकित मूल्य यहाँ पर अनुपात में दिया है वो सीधे 8,000 के बराबर हो जाएगा। तो 4 यूनिट का हमने बराबर कर दिया 8,000 से, 1 यूनिट 2,000 के बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से 3 यूनिट की वैल्यू हम निकाल देंगे 6,000, यानी कि सीपी हमारा आ गया 6,000। अब देखिए लाभ बराबर क्या होता है, मैंने बताया, अगर विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य घटा दें तो लाभ निकल आएगा, यानी बेची गई चीज़ कितने में हमने बेची, कितने में हमने खरीदी, बेचने वाला मूल्य ज़्यादा होगा, खरीदने वाला कम होगा, तभी लाभ होगा। ठीक है, तो एसपी में से सीपी घटा देंगे तो लाभ आ जाएगा। ठीक, चूँकि एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो एक तरीके से और निकल सकता, कैसे, जब हम अंकित मूल्य में छूट दे दें तो भी विक्रय मूल्य निकल आता है। ठीक, इसलिए मैंने इस वाले समीकरण में इसको समान कर दिए, जैसे यहाँ पर ये बन गया लाभ बराबर अंकित मूल्य में से छूट घटा दें माइनस सीपी। अब इसमें हमने पूरा मान रख दिए, जैसे लाभ 1,200 दिया था, अंकित मूल्य 8,000 दिया था, छूट हमने एक्स मान ली और सीपी 6,000 निकाल लिए थे। इस प्रकार से एक्स का मान आ गया 800 रुपये। अब यहाँ पर देखिए 5वां नंबर का क्वेश्चन, 5वां नंबर क्या कहता है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये है। यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता है तो दुकानदार द्वारा बुक रैक पर दी जाने वाली छूट ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर स्मार्ट वॉच और बुक रैक की बात कर रहा है, स्मार्ट वॉच और बुक रैक यहाँ पर देख लीजिए, स्मार्ट वॉच का अंकित मूल्य 6,000 है, बुक रैक का 7,000 है। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन में। बोल क्या रहा है कि स्मार्ट वॉच और बुक रैक का विक्रय मूल्य 4:5, ठीक, हमने लिख लिया 4:5 सेलिंग प्राइस। ठीक है, और स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य, यहाँ पर स्मार्ट वॉच का क्रय मूल्य 4,800 रुपये। ठीक, अब स्मार्ट वॉच का हमने अंकित मूल्य भी लिख लिया 6,000 रुपये है। ठीक है, यदि अगला लाइन है, यदि दुकानदार को स्मार्ट वॉच पर उसके अंकित मूल्य का 10% लाभ मिलता, लाभ कितना मिल रहा है स्मार्ट वॉच पर इस अंकित मूल्य का 10%, तो 600 रुपये हुआ। अब सेलिंग प्राइस कैसे बनेगा, सीपी में
लाभ जोड़ दिया जाता है। CP 4800 है यानी खरीद वाला मूल्य, और लाभ 600 हुआ। सेलिंग प्राइस अपना आ गया 5400 रुपये। ठीक, ये 5400 किसके बराबर हुआ? तो यहाँ पर देखिए सेलिंग प्राइस दी हुई है स्मार्ट वॉच की, यानी कि 4 यूनिट के बराबर 5400 हो गया। 1 यूनिट के बराबर 5400/4, और 5 यूनिट का मूल्य, 5 यूनिट क्यों? बुक रेक का सेलिंग प्राइस हमने यहाँ से निकाल लिया 6750 रुपये, ये बुक रेक का मूल्य है। ठीक है, चूँकि बुक रेक का MP यानी मार्क प्राइस दिया 7000 दिया था, सेलिंग प्राइस हुआ 6750, तो छूट कितने रुपए की थी? 250 रुपये की। यही आपको बताना था। थोड़ा घुमावदार सवाल था, बड़ा सवाल था, जिसने समझ लिया उसने कर भी लिया होगा। यह देखिए अगली DI 16 से 20 नंबर तक हैं इसके क्वेश्चन, और यहाँ पर इसमें दिया है निर्मित कुर्सियों की संख्या 5000 है, और यहाँ पर व्हील कुर्सी की संख्या और ऑफिस कुर्सी के निर्माण का अनुपात भी दिया है, मतलब कि व्हील कुर्सियाँ अपॉन ऑफिस कुर्सियों का अनुपात सीधा सा दिया है। ठीक है, और निर्मित कुर्सियाँ टोटल हैं, किस महीने में कितनी कुर्सियाँ बनी उनका परसेंटेज यहाँ पर दिया। इन तीनों को मिलाकर हमें सवाल करने। 16वां नंबर क्या कह रहा है? यहाँ पर देखिए सवाल थोड़ी मिसमैच है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियों में 20% कुर्सियाँ बिकी। ठीक है, 20% बिकी। हमने यहाँ पर देखिए कुल कुर्सियाँ 5000 थी, जनवरी में निर्मित कुर्सियाँ कितनी थी? यहाँ पर देखिए 27%। तो हमने जनवरी में निर्मित कुर्सियाँ निकाल ली, 5000 का 27% निकाला तो 1350 आया। अब हमारे पास 1350 आ गया। अब यहाँ पर बिक कितनी गई? तो यहाँ पर देखिए 20% कुर्सियाँ उसने बेच दी, तो 1350 का हम जब 20% निकालेंगे तो 270 आया। इसके बाद बिना बिकी कितनी बची हमारे पास? 1080 कुर्सियाँ जो ऐसी रहीं जो नहीं बिकी। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन में लिखा है यदि जनवरी में नहीं बिकी गई ऑफिस कुर्सियों की संख्या और व्हील कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:4 हो। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा, हाँ यहाँ देखिए ये लाइन मैंने यहाँ लिखी है, नॉट सेल वाली ऑफिस कुर्सियाँ और व्हील कुर्सियों का अनुपात 5:4। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर काम करना होगा। कैसे? जनवरी में जो व्हील कुर्सियाँ और ऑफिस कुर्सियों का अनुपात दिया है 2:1, जो ग्राफ में दिया गया, यहाँ पर देखिए पहला नंबर 2:1 दिया है। ठीक है, तो जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियाँ 1350 हैं हमारे पास, ये आपको याद रखना। यानी कि इससे भी हम निकाल सकते, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये भी कुल कुर्सियाँ हो जाएंगी। तो 3 यूनिट बराबर 1350, 1 यूनिट बराबर तो 450 आ गया 1 यूनिट बराबर। यानी कि व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी होगी? 900 टोटल, ऑफिस कुर्सियों की संख्या टोटल 450। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया है कि यहाँ पर लिख कर दिया है कि जो ऑफिस कुर्सियाँ हैं और व्हील कुर्सियों का अनुपात 5:4 है। तो यहाँ पर देखिए ऑफिस कुर्सियाँ 5:4, ठीक है, ऑफिस कुर्सियाँ और व्हील कुर्सियाँ, यानी कि अगर इन दोनों को मिला दें, 5:4 अनुपात को मिला दें, तो जो बेची नहीं जा सकी कुर्सियाँ यानी 1080 कुर्सियाँ बच गई थी, इन कुर्सियों के बराबर हो जाएंगी ये 5 और 4 मिलाकर, यानी 9 यूनिट मिलाकर 1080, 1 यूनिट 1240 के 120 के। तो व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी आ गई? 12 × 4 कर देंगे, यहाँ पर 4 है, यानी 480 व्हील कुर्सियाँ हैं। अब वो उसने पूछा क्या है? जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए जनवरी में बेची गई व्हील कुर्सियों की संख्या कितनी है? टोटल व्हील कुर्सियाँ कितनी? 900 हैं। यहाँ पर देखिए कहाँ है टोटल व्हील कुर्सियाँ आपकी 900 दी, यहाँ पर देखिए टोटल व्हील कुर्सियाँ 900 हैं, और यहाँ पर देखिए 480 कुर्सियाँ बेची नहीं जा सकी, यानी कि कितनी बेची गई कुर्सियाँ? तो 420, वही आपको बताना। ठीक है, क्वेश्चन में 420 कुर्सियाँ बेची गई हैं इसके अनुसार, इसलिए ऑप्शन में 420 है नहीं, यानी कि अपना आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ई नंबर का। ठीक है, अब आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन में। यदि जून में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित व्हील कुर्सियों की संख्या का 5/8 है, और मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात 5:3 है, तो जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या कुल संख्या ज्ञात करना, जून में कितनी निर्मित की गई। ये अब देखिए जून की बात इसमें करी नहीं गई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई तक की बात करी गई, जून की बात पूछ लिया उसने और रिलेट किससे कर दिया? मार्च से। तो पहले हम मार्च का डाटा निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने निकाल रखा है, मार्च में निर्मित कुर्सियाँ कितनी हैं?
तो टोटल 5,000 कुर्सियाँ बनती हैं, ठीक है, इन 5 महीने में। और मार्च में कितनी बनी? 18%। तो 5,000 का 18% निकालेंगे तो 50 गुणे 18, 900 कुर्सियाँ टोटल बनती हैं मार्च के महीने में, ठीक है। अब यहाँ पर भील और ऑफिस वाली कुर्सियाँ कितनी हैं? यहाँ पर देखिए, ये मार्च के महीने में 4:5 है, तो 4:5 यानी कि 400 कुर्सियाँ भील वाली हैं और 5 कुर्सियाँ ऑफिस वाली, 500 कुर्सियाँ ऑफिस वाली, क्योंकि 4:5 को जोड़ेंगे तो 9 यूनिट बराबर आ जाएगा 900, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हो 9 यूनिट बराबर 900, 1 यूनिट बराबर 100। तो यहाँ पर भील कुर्सियाँ 400 और ऑफिस कुर्सियाँ 500 आ गई, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जून में निर्मित कुर्सियाँ कह रहा है, तो अब चलते हैं सवाल में। उसने कह दिया जून में निर्मित कुर्सियों की संख्या मार्च में निर्मित भील कुर्सियों की संख्या का 5/8। भील कुर्सियाँ कहाँ हैं मार्च की? 400। तो जून में निर्मित भील कुर्सियाँ कितनी हो गई? 400 का 400 गुणे 5/8 कर देंगे तो 250 कुर्सियाँ कितनी जून में निर्मित करी गई हैं? 250, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आगे वाली लाइन में कि मार्च और जून में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात कितना है? 5:3। तो यहाँ पर देखिए मार्च और जून में ऑफिस कुर्सियाँ 5:3 है। अब यहाँ पर देखिए कि जून में निर्मित 5:3 है, ठीक है। मार्च में निर्मित, अब देखिए ऑफिस कुर्सियाँ मार्च में कितनी थी? 500। तो यहाँ से आ गया ये 500, ठीक। ये इस बात की याद रखना, जब 500 आ गया तो जून में निर्मित कुर्सियाँ कितनी हो जाएंगी? जब 5 यूनिट बराबर हो गया 500, 1 यूनिट बराबर 100, तो 3 यूनिट का मान भी 300 आ जाएगा, ठीक। अब जून में निर्मित कुल कुर्सियाँ, तो ये 250 और ये 300 दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 300 + 250 यानी कि 550 कुर्सियाँ जून में निर्मित करेंगी। यानी कि ए नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। जिसने भी लगाया तो उसका सही होगा। अब देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी में निर्मित भील कुर्सियों की संख्या और अप्रैल में निर्मित भील कुर्सियों की संख्या के बीच अंतर। तो देखिए फरवरी में पहली बात तो कुल निर्मित कुर्सियाँ कितनी हैं? तो 50 गुणे 20 किया मैंने, क्योंकि सीधे 5,000 का 100 ख़त्म ही कर दिया मैंने, ठीक है। 50 गुणे 20, 1,000 कुर्सियाँ फरवरी में निर्मित करी गई। अप्रैल में कितनी करी गई? 500 कुर्सियाँ। अब यहाँ पर देखिए फरवरी में 7:3 है भील और ऑफिस का, 7:3 यानी कि 7 3 10, 10 यूनिट बराबर 1,000, तो 1 यूनिट 100, तो यानी कि भील कुर्सियाँ 700 हैं और ऑफिस कुर्सियाँ 300। इसी प्रकार अप्रैल में जो अनुपात है भील और ऑफिस का 1:1 दिया हुआ है, ठीक है। 1:1 दिया है, यानी कि 250 कुर्सियाँ भील वाली हो गई और 250 कुर्सियाँ ऑफिस वाली हो गई। अब भील कुर्सियों के बीच अंतर पूछ रहा है तो दोनों की भील कुर्सियों को घटा देंगे, यानी 700 में से 250 घटाएंगे तो 450। इसका बिल्कुल राइट आंसर आएगा 18वें क्वेश्चन का। तो अब चलते हैं 19वें क्वेश्चन में। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया मई में निर्मित भील कुर्सियों की संख्या और जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। जो मई में निर्मित भील कुर्सियों की संख्या है, जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या। बहुत भयानक घुमाया भाई साहब। देखिए मई में निर्मित कुल कुर्सियाँ पहले निकाल लेंगे, उसी प्रकार से 5,000 टोटल कुर्सियाँ थी। मई में कितना परसेंट का निर्माण किया गया? 25% का, यानी सीधे 1/4 का किया गया है। तो 1/4 भी कर सकते हैं, 5,000 का 1/4 भी कर सकते हैं, 1250 ही आएगा, ठीक है। 1250 कुर्सियाँ मई में निर्मित करेंगी। अब मई में जो अनुपात है भील और ऑफिस का वो 3:2 दिया है, यानी कि 5 यूनिट का बराबर 1250। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 250, ठीक है, 250 आएगा। और 3 यूनिट का मान 750 और 2 यूनिट का मान 500, ठीक। मई में भील और ऑफिस दोनों हमने निकाल ली। अब इसके बाद जनवरी में निकालेंगे। जनवरी में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या 450। अब यहाँ हम ऊपर निकाल चुके थे जनवरी में, यहाँ पर देखिए यहीं से मैंने उठा लिया। जनवरी में निर्मित कुल कुर्सियाँ थी तो 1 यूनिट का मान 450 था। ऑफिस कुर्सियाँ 1 यूनिट के बराबर थी, तो 450 निर्मित थी कौन सी? ऑफिस वाली। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट उठा लिए, ठीक। अब इसका अनुपात निकाल देना भील कुर्सियों और ऑफिस कुर्सियों का। मई की लेना है भील कुर्सियाँ और जनवरी की लेना है ऑफिस कुर्सियाँ, यानी 750/450, 5:3। ये सही आंसर है 19वां नंबर का, ठीक है। इसके बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियों की संख्या
और फरवरी और अप्रैल में निर्मित कुर्सियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। ये भी सेम है। अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियाँ 250। यहाँ पर देखिए ऑफिस कुर्सियाँ कितनी हैं, अप्रैल में निर्मित ऑफिस कुर्सियाँ, हाँ यहाँ से देखिए अप्रैल में, ये देखिए ये है 250, ठीक है। हमें सॉल्यूशन लगाया ऊपर तो 250 हैं। कुल कुर्सियाँ यहाँ पर लिखा हुआ कुल कुर्सियाँ का अंतर किनका, अप्रैल और मई महीने की कुल कुर्सियों का अंतर कितना आएगा, 500 आएगा, ठीक है। आप निकाल लीजिएगा, 500 आएगा। और प्रतिशत कितना बनेगा, तो 250 बटे 500 गुणा 100 यानी कि 50% आ जाएगा। फरवरी अप्रैल की कुल कुर्सियों का औसत कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर फरवरी और अप्रैल, देखिए कुल कुर्सियों का औसत 1000 थी और 500 यहाँ थी, घटा दिया, दोनों का अंतर ही निकालना है तो 500 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका परसेंटेज तो निकाल ही लेंगे, 250 भागे 500 गुणा 100 यानी कि 50% इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर 2 DI अपनी कंप्लीट हो गई। यह है तीसरी DI जो 58 से 62 तक नंबर तक इसके क्वेश्चन है इस पेपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ग्राफ दिया हुआ है, लिखा हुआ है कंपनियों में 2 अलग अलग विभाग हैं, फाइनेंस और मार्केटिंग। तो यहाँ पर लेकिन यहाँ पर बात करी गई सिर्फ फाइनेंस की और मार्केटिंग को छुपा दिया गया, ओनली फाइनेंस की बात करी गई चार्ट में, ठीक है। यहाँ पर पहले में कंपनी लिखा हुआ है, ठीक है। कुल कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है और पुरुष कर्मचारियों का जो परसेंटेज है यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और अगले पोर्शन में लिखा हुआ है कि फाइनेंस विभाग में कर्मचारियों का परसेंटेज, मतलब कितने कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत जो है फाइनेंस विभाग में काम कर रहा है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद जो है फाइनेंस विभाग में पुरुष और महिला कर्मचारी का अनुपात जो दिया हुआ, फाइनेंस विभाग में जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनमें से महिला और पुरुष कितना कितना है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 58 नंबर, कह रहा सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या बताना है, ठीक है। महिला कर्मचारियों का औसत संख्या सभी कंपनियों में, फाइनेंस विभाग की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब सभी कंपनियों में निकालना पड़ेगा। फाइनेंस विभाग को हमने उठा लिया है, महिला यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ए नंबर कह रहा है कि ए नंबर में कितने जो है फाइनेंस कर्मचारी काम कर रहे हैं, पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो ए नंबर में कर रहे हैं भैया 2000 का 70% निकाल लेंगे, 2000 का 70% निकालेंगे तो यहाँ पर 1400 आएगा, ठीक है। 1400 आएगा। हाँ तो देखिए 58 नंबर का जो सॉल्यूशन है, फाइनेंस कर्मचारी हमने यहाँ रख लिए और महिलाएं यहाँ रख ली, ठीक। उसने क्या दिया कि सभी कंपनियों में फाइनेंस विभाग में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या बताना। ए कंपनी में है, देखिए यहाँ पर 2000, ए कंपनी में टोटल कर्मचारी थे 2000, ठीक है। 2000 में फाइनेंस कर्मचारियों कितने थे 70%, तो 2000 का हमने 70% निकाली, 1400 आ गया। अब इसमें महिला और पुरुष का अनुपात दिया 4:3, तो हमने 7 यूनिट बराबर टोटल हो जाएगा 1400, 1 यूनिट का 200 और 3 यूनिट का मान, यानी कि महिला कर्मचारी। ऊपर की संख्या है पुरुष वाली, ऊपर का नंबर, और नीचे का है महिला वाला, ठीक। पुरुष महिला अनुपात दिया है, तो यहाँ पर 3 यूनिट का मान 600 आ गया। इसी प्रकार से बी में जो है टोटल कर्मचारी 2400 हैं और 50% फाइनेंस में काम कर रहे हैं, यानी 1200 कर्मचारी हुए। तो मेल और फीमेल का जो अनुपात दिया 3:1 दिया, 4 यूनिट का मान 1200। इस प्रकार से महिला आ गई 300। इसी प्रकार से सी में निकाल लिया, 1800 का 60% 1080 हुआ, और यहाँ पर 5:4 दिया है पुरुष महिला अनुपात, तो महिलाएं हो गई 480। इसी प्रकार डी नंबर में 2800 को 50% निकालेंगे तो 1400 आएगा, और यहाँ पर पुरुष महिला अनुपात 9:5 दिया है, तो
यूनिट का मान 1400 हो गया और 5 यूनिट का मान 500 हो गया, ठीक। यानी कि महिलाएं 500 आ गई। तो महिलाओं का औसत निकाल देंगे हम सबको जोड़कर, किनको किनको, यहाँ पर 600, 300, 480 और 500 को जोड़कर 4 का भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा 470। अब चलते हैं अपने 59 नंबर क्वेश्चन में। 59 नंबर कह रहा है कि सभी कंपनियों में मार्केटिंग विभाग में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों के बीच क्या अंतर है। मतलब अब उसने मार्केटिंग विभाग की बात कर दी। आपको फाइनेंस भी निकालना पड़ेगा और मार्केटिंग भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए मैंने फाइनेंस में पुरुष महिला भी निकाला है, मार्केटिंग में पुरुष और महिला निकाला है, और कुल पुरुष महिला का भी संख्या हमने निकाल के रखी है। देखिए कैसे करते हैं। फाइनेंस में देखिए ए नंबर में फाइनेंस में कितने काम कर रहे हैं, 1400 कर्मचारी, क्योंकि 2000 टोटल हैं, 70% काम करेंगे तो 1400 कर्मचारी। इसमें महिलाएं कितनी हैं, 600। यहाँ इस अनुपात से हम महिलाएं निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला कि मतलब 4 3 7 7 यूनिट का मान हो गया जो है 1400, तो महिलाएं कितनी हैं, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का मान 600 आ जाएगा, ठीक। अब कुल पुरुष कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए पुरुष कर्मचारियों का अनुपात दिया 60%, यानी 2000 का 60% निकाल लेंगे, ठीक है। 2000 का 60% निकाल लेंगे तो टोटल पुरुष कर्मचारी आ जाएंगे, यानी 1200 पुरुष कर्मचारी काम कर रहे हैं ए वाली कंपनी में। तो महिलाएं कितनी हुई, 800 अपने आप आ जाएंगी, ठीक है। 2000 से 1200 घटा देंगे। इसी प्रकार से मार्केटिंग, अब जब 1400 आदमी काम कर रहे हैं फाइनेंस में, तो 2000 टोटल आदमी हैं कंपनी ए में, तो मार्केटिंग में कितने काम कर रहे होंगे, 600, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर 600 महिलाएं फाइनेंस में चली गई, टोटल 800 महिलाएं हैं अपने पास, तो मार्केटिंग में कितनी महिलाएं बची, 200 महिलाएं। इसी प्रकार से हमने बी को भी निकाल लिया। बी में 1200 कर्मचारी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, 1200 कर्मचारी मार्केटिंग में काम करेंगे। कैसे, टोटल कर्मचारी 2400 हैं, 50% कर्मचारी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, तो 50% मार्केटिंग में कर रहे होंगे, ठीक। अब यहाँ पर कुल, यहाँ पर देखिए बी वाली कंपनी में 75% पुरुष हैं, 25% महिलाएं हैं। तो जो 2400 का जब 75% निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आता है 1800 और 600 महिलाएं बच जाएंगी, ठीक है। अब चूंकि 300 महिलाएं तो फाइनेंस में काम कर रही हैं, 600 टोटल महिलाएं हैं, तो 300 कहाँ करेंगी, मार्केटिंग में। इसी प्रकार से हमने सी का डाटा निकाल लिया, ठीक है। 480 फाइनेंस में महिलाएं हैं, 420 जो है मार्केटिंग में चली गई, टोटल महिलाएं कितनी हैं, 900। इसी प्रकार से डी में निकाल लिया, 500 फाइनेंस में महिलाएं काम कर रही हैं, 700 टोटल हैं और 200 यहाँ पर आ गई मार्केटिंग में। अब हम महिलाओं का योग कर लेंगे, 1120 आया, पुरुषों का योग कर लेंगे, 2800 आया, दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो 1680 आएगा। तो इसका सही जवाब है 59 नंबर का ए नंबर सही है, 1680। जिसने भी ये सॉल्यूशन किया, जिसका भी ये पेपर है, उसने ये क्वेश्चन नहीं लगा पाया, क्योंकि थोड़ा तो टफ है, पूरा डाटा निकालना बहुत थोड़ा टफ लगा मुझे भी पर्सनली, लेकिन इतना टफ नहीं था कि निकाला ना जा सके, ठीक। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या बताना है। सभी कंपनियों में, तो ए में पुरुष हैं 1200, ठीक, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2000 का 60% निकालेंगे तो 1200 आएगा, ठीक। 2400 का 75% निकालेंगे तो आएगा 1800, ठीक है। 1800 का 50% निकालेंगे तो 900 आता है, और 2800 का जब 75% निकालेंगे तो 2100 आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने पहले से ही निकाल के रख रखा है आप लोगों के लिए, ताकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना जा सके, फिर भी समय तो लगेगा ही। देखिए चारों के मान हैं, हमने औसत निकाल दिए, 1500 आ गया 60 नंबर का। देखिए डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि सी में फाइनेंस विभाग में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो देखिए सी में हमने निकाल के रखा, फाइनेंस विभाग के 1080 कर्मचारी हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर सी में 1800 टोटल कर्मचारी हैं, 60% है, 60% फाइनेंस में काम कर रहे हैं। 1800 का जब 60% निकालेंगे तो 1080 आएगा, ठीक है। अब बचे कितने, मार्केटिंग में चले जाएंगे, तो यहाँ पर लेकिन डी की बात कर रहा है, डी में मार्केटिंग की बात करें तो देखिए 2800 टोटल कर्मचारी हैं, 50% फाइनेंस में काम कर रहे हैं, यानी 1400 काम कर रहे होंगे। बचे कितने, 1400 यहाँ मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब जो फाइनेंस सी बटे डी गुणा 100 निकालना था आपको, ख़त्म। यानी कि 1080 बटे 1400 गुणा 100, 77% के आसपास इसका आंसर
आ रहा है, यानी कि 61 का यहाँ पर देखिए बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बी नंबर इसका सही जवाब 77%। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, जो कि है 62 नंबर। यहाँ पर उसने दे रखा है, देखिए कि डी में मार्केटिंग विभाग के कर्मचारियों में पुरुष और महिला की कुल संख्या का अनुपात निकालना। तो डी में मार्केटिंग विभाग, डी में जो है मार्केटिंग विभाग में 1400 काम कर रहे हैं, अभी आपको बताया कैसे। ठीक है, 1400 काम कर रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पर देखिए पूरी सारणी हमने बना रखी थी, डी में महिलाएं कितनी हैं 200 और पुरुष कितने हैं 1200, तो यहाँ से उठा लीजिए 1200 पुरुष हैं 200 महिलाएं, अनुपात आ जाएगा 6:1। ए नंबर इसका सही जवाब है। अब चलते हैं अगली वाली डीआई में, जो कि ये 69 नंबर से स्टार्ट है। ये रही चौथे नंबर की डीआई, जो कि 69 से 73 नंबर तक क्वेश्चन के लिए है। यहाँ पर एक चार्ट दिया है, इसमें जो फसलें दी गई हैं और किसान दिए गए हैं। इनका उत्पादन मतलब किसानों द्वारा फसलों का उत्पादन दिया गया है, और ये आपको बताना है इनके जो सवाल हैं। पहला सवाल देखिए क्या कहता है, 69 नंबर का सवाल कह रहा है कि रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें, रोशन ने जो फसलें, ये रोशन है, इसकी कुल फसलें। ठीक है, और भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलें, यानी भार्गव कहाँ, ये है, इसकी कुल फसलें मतलब फसलों का कितना प्रतिशत है। जो रोशन उत्पादित कर रहा है, रोशन भार्गव का कितना % उत्पादित कर पा रहा है, ये आपको बताना है। ठीक, ये सीधी सी बात है, ये ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो हमने निकाल लिया रोशन द्वारा उत्पादित कुल फसलें 3100 आई, तो सबको जोड़ दिए। ठीक, 640 को जोड़ दिया, 920, 340, 900, 3 सबको जोड़ दिया, 3100 आ गया। भार्गव द्वारा उत्पादित कुल फसलें इसी प्रकार से सबको जोड़ दिया, 3190 आ गया। दोनों का परसेंटेज निकालना है, तो 3100 बटे 3190 गुणा 100, यानी लगभग 97% इसका आंसर सही है। अब चलते हैं 70 नंबर क्वेश्चन में। 70 नंबर क्या कह रहा है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों और कुल गेहूं के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमने निकाल दिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सभी किसानों द्वारा उत्पादित कुल सरसों, यहाँ पर देखिए ये है अपना सरसों, ये है। ठीक, ये सरसों है, आपको ना दिखाई दे रहा हो, एक बार फिर से मिटा देता हूँ। देखिए ये है पूरा सरसों का एरिया। ठीक है, और गेहूं का एरिया, ये है पूरा गेहूं का एरिया। इन दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए मैंने जोड़ दिया, सरसों में सबको जोड़ दिया 3970 आया, गेहूं में सबको जोड़ दिया तो 2840 आया। अनुपात निकाल देना 397 बटे 284, इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। ठीक, अब चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दिए गए किसानों द्वारा उत्पादित राई और जई के औसत के, मतलब राई और जई का औसत निकाल लेना है अलग अलग, और उनके बीच का अंतर। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। 71 में देखिए किसानों द्वारा उत्पादित राई का औसत, सब पूरी राई को जोड़ दिए, जितने भी किसानों ने उत्पादित करी थी ना राई, सबको जोड़ दिया, 5 का भाग कर दिया, क्योंकि 5 किसान हैं। यहाँ पर देखिए राई हमारी कहाँ है, पहले नंबर पर राई लिखी हुई है, और 1 2 3 4 5 किसान हैं, पाँचों को जोड़ के और भाग कर दिया 5 का। यहाँ पर देखिए 5 का भाग कर दिया, 466 आ गया राई का औसत। इसी प्रकार से जई को सब पाँचों को जोड़ दिया, 5 का भाग किया, 274 आ गया जई का औसत। इनका अंतर निकाल देना, तो 192 इसका सही आंसर है। 71 का 192, यानी बी नंबर इसका सही जवाब था। जिसने भी लगाया तो सही होगा उसका। अब चलते हैं 72 नंबर में। कह रहा है कि तेजा द्वारा उत्पादित औसत फसलें ज्ञात करना है। तो तेजा ने जितनी फसलें उत्पादित की, यहाँ पर देखिए तेजा है तीसरे नंबर पे, यानी कि 750, 660, 250, 560 और 650 वाली रेंज में सबको हमने जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए सबको जोड़ दिया, 5 से भाग कर दिया, 5 फसलें भी हैं। एक देखिए राई है, सरसों 2, तीसरा जई और चौथा गन्ना, 5वां गेहूँ। 5 फसलें, पाँचों को जोड़ दिया, औसत आ गया 574। तेजा का जो औसत है, यहाँ पर सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है, 574। अब देखिए 73, जो कि डीआई का लास्ट क्वेश्चन था 73 नंबर का। किस किसान ने तीसरी सबसे कम फसल उगाई। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको डीआई में जाना था। यहाँ पर चार्ट में सबको इस प्रकार से जोड़ देना था पैरेलल, सबको जोड़ देना था पाँचों को। यहाँ पर देखिए मैंने जोड़कर सबको लिख लिया। रोशन ने 3100, प्रभाकर 2280, तेजा 2870, भार्गव 3190
और कृष्ण 2690। अब यहाँ पर तीसरा सबसे कम उत्पादन बताना था, तो सबसे कम उत्पादन तो पहली बात प्रभाकर ने किया 2280 का। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे किया कृष्ण ने 2690 का। इसके बाद तीसरा नंबर आता अपने तेजा भाई का 2870। तो ये रहे आज के दोस्तों DI के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको अच्छे लगे हों DI के सवाल तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें वीडियो को। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए।